वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आखिर पावर जो कि हम कैलकुलेट करते हैं वो एसी सर्किट में कैसे करेंगे और डीसी सर्किट्स में कैसे करेंगे। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसी सर्किट्स वाला पार्ट है वो मतलब इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिर वो मतलब कईयों को समझ भी नहीं आता है। तो फिर मेरे को भी समझने में ये मतलब 2 साल का टाइम लगा था अच्छे से समझने में कि आखिर एसी सर्किट्स में पावर कैलकुलेशन कैसे होती है। क्योंकि एसी एक मतलब ऐसे एक तरीके से डीसी की तरह तो है नहीं कि आखिर एक ही फॉर्मूला लगाए और पावर आ जाएगी। इसमें फेज शिफ्ट होते हैं और क्या कहते हैं फेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एसी सर्किट्स की पावर निकालते हैं। और डीसी सर्किट्स जो होते हैं वो मतलब आसान चीज़ है, मतलब बहुत आसान चीज़ है डीसी सर्किट्स की पावर निकालना। तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर कैसे निकाली जाती ऑल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर निकालेंगे डीसी सर्किट्स में कि आखिर हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पावर रेटिंग टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा पैसिव कंपोनेंट आता है जो कि होता है रेजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले हम रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करेंगे जब उसमें से डीसी करंट फ्लो हो रहा हो। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे V वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो फिर यहाँ पे पावर के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम डिराइव करते करते निकालेंगे। सबसे पहला पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज टाइम्स करंट। अब ये जो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है। पावर जो वॉट्स में होती है रियल पावर वो वोल्टेज टाइम करंट से आती है। तो इसकी हम वोल्टेज कैसे लिखें, करंट कैसे निकालें इसमें। तो फिर V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो फिर इससे हम I की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमें R के टर्म्स में लाना है। तो फिर I की वैल्यू होगी V अपॉन में R। तो फिर जैसे ही हम ये I की वैल्यू जो है इधर पुट करेंगे तो फिर हमें मिलेगा पावर का फॉर्मूला आएगा V इंटू V बाय R। तो फिर पावर का फॉर्मूला आया V स्क्वायर बाय R। अब जो ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये एक वोल्टेज जब किसी रेजिस्टर के अक्रॉस होगी और उसकी रेजिस्टेंस R होगी तो फिर उसी के अक्रॉस जो है ये पावर डिफरेंस होगा। और एक तो फॉर्मूला यूनिवर्सल ये चलता ही है, ये ज़्यादातर फॉर्मूला चलते हैं पावर निकालने के लिए। लेकिन अगर हमें मतलब पावर डिसिपेशन निकालनी है तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, हीट के फॉर्मूला में क्या कहते हैं टी को हटा देते हैं जो कि हमारा लॉस माना जाता है। तो फिर हमारा हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और अगर हमें इसमें किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन निकालनी होती है तो फिर हम इसमें क्या कहते हैं जो हीट का फॉर्मूला होता है उसमें से टी को रिमूव कर देते हैं। तो फिर जिससे हमारा क्या कहते हैं पावर आ जाती है। तो फिर पावर आएगी यहाँ पे आई स्क्वायर आर। ये जो पावर होता है लॉस होता है किसी भी सिस्टम में, कितनी पावर लॉस करता है वो सिस्टम। तो फिर ये हमारे डीसी सर्किट्स में ये 3 फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर ये जो फार्मूला होता है ये हमारा मतलब ऐसा मान लीजिए लॉस कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है कि आखिर कितनी पावर लॉस हुई किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस। और ऐसे ही पावर के बस यही फॉर्मूला होता है। अब रजिस्टर के अक्रॉस अब हम क्या कहते हैं कुछ पैसिव कंपोनेंट्स और लेते हैं क्योंकि देखो यार डीसी करंट में बस यही फॉर्मूला चलते हैं, एसी में जो है मेन दिक्कत शुरू होगी। तो ये 3 फॉर्मूला सिर्फ पावर के डीसी सर्किट्स के लिए हैं। अब हम एक पैसिव कंपोनेंट जोड़ते हैं जो कि कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो क्या कहते हैं बहुत कम टाइम के लिए अपने अंदर से करंट फ्लो होने देता है। ये हम जब आगे मैं कैपेसिटर वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो है मतलब अपने अक्रॉस सिर्फ एक ही टाइम के लिए करंट फ्लो होने देता है, वरना करंट फ्लो नहीं होने देता डीसी में। तो फिर यहाँ पे मैंने V वोल्टेज लगाई और यहाँ पे लगाई 0
क्योंकि मैं V वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूँ जिसके एक पोटेंशियल पे 0 होगा और एक पोटेंशियल पे V वोल्ट होगा। तो और इसकी कैपेसिटेंस है C। तो फिर जो Q होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, जो चार्ज होता है कैपेसिटर में वो CV के इक्वल होता है, जो कि आइडियल कंडीशन में है जब ये पूरा फुल हो जाए। ये Q जो होता है मतलब अचानक से वो चार्ज नहीं हो जाता है। तो फिर Q का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है मैक्सिमम चार्ज, जो कि जो कैपेसिटर है और वोल्टेज है उसके प्रोडक्ट से आता है जब हम इसकी फुल कैपेसिटेंस लेंगे और फुल वोल्टेज लेंगे। और ये होता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय RC। ये हमारे पास एक फुल फॉर्मूला होता है कि आखिर कोई भी टाइम t पे जो चार्ज होगा कितना एक्यूमुलेट होगा कैपेसिटर में। इसमें t टाइम होता है और R जो होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है। तो फिर इसमें हमने देखा कि आखिर ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और जब चार्ज फुल हो जाता है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। ये हमारा वो आइडियल केस है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, मतलब ऐसा तो है नहीं हम आइडियल कैपेसिटर यूज करते हैं, हम क्या कहते हैं रियल कैपेसिटर यूज करते हैं। तो फिर उसका कुछ ऐसे में होता है, ये एक ही कैपेसिटर में ये सब कुछ होता है। जैसे कि एक कैपेसिटर ले लिया, हम एक रियल कैपेसिटर को आइडियल की तरह बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये इसकी लगा दी ESR वैल्यू। ये होती है इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस, जो कि हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस हुई जो इसको चार्ज करने के में यूज होती है। और एक इसके साथ होती है पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है, जो कि मेन इसके अंदर से करंट फ्लो होने देती है। और ये जो होती है बहुत हाई वैल्यू की होती है। आप समझ पा रहे होंगे, ये जो है पैरेलल रजिस्टर होगी। ये जो रजिस्टर होती है इसकी वैल्यू मेगा ओम्स में होती है या किलो ओम्स में। जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तब इसकी वैल्यू किलो ओम्स में होती है। और ESR वैल्यू की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.2 ऐसे कुछ में ओम्स में होती है। तो फिर इसमें पावर डेसिपेशन जो होगी वो यहाँ से ही होगी जब ये मतलब वर्किंग में होगा। क्योंकि देखो यार, चार्ज करने में इसे बहुत कम टाइम लेता है ये, मतलब चार्ज होने में जो रियल कैपेसिटर है वो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कहते हैं 0.1 मिली सेकेंड्स तक लेता है, मतलब बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है ये। तो फिर उसके बाद जब चार्ज हो जाएगा तब यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब मेन करंट यहीं से फ्लो होगा जो इसकी पैरेलल रजिस्टर होगी। तो फिर इसमें जो पावर लॉस होगा, क्योंकि अगर हम इसे लगाएंगे तो फिर उसमें से भी करंट फ्लो होगा। अगर हम इसे किसी भी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस लगाएंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। ये बात है, क्योंकि हम ये जो बात है हम ये कैपेसिटर वाले पार्ट में करेंगे, उसमें मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि आखिर ये पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसे हम लगाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले मैं इसका पावर डेसिपेशन बता देता हूँ, जो होगा I²R, जो कि R जो होगी उसकी पैरेलल रजिस्टर होगा। पैरेलल में जो रजिस्टर लगा होगा वो उसकी पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। और I² जो होगा, I² को मैं जरा V के टर्म्स में लाना चाहूँगा। वैसे V के टर्म्स में लाने के लिए मैं I को V/R लिख सकता हूँ। V/R ना, फिर उसमें जो रजिस्टर है उसका पूरा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम करंट कैलकुलेट कर देंगे इसके अक्रॉस जो आ रहा होगा उसके हिसाब से हम I²R के अकॉर्डिंग हम इसका पावर कैलकुलेट कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं इंडक्टर पे। इंडक्टर पे कैसे ये DC करंट फ्लो करेगा। और जब ये इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो है मतलब अपने अंदर वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। यानी कि आप ऐसा समझ लो, कैपेसिटर जो है वो
सॉरी सॉरी इंडक्टर जो है करंट के चेंज को अपोज करता है, और जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। तो फिर मैं इसका एक बार ग्राफ बता देता हूं। ऐसे जैसे इंडक्टर चार्ज हो रहा होता है, चार्ज होते समय मतलब फटाक से चार्ज नहीं होता, ये 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे करके ये कांस्टेंट वैल्यू गेन करता है। यानी कि इसकी मतलब एक इंडक्टेंस होगी और ये V वोल्ट की बैटरी होगी, और इसके अंदर भी एक सीरीज रेजिस्टर होती है, और ये जो होता है शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है जब हम डीसी करंट इसमें से फ्लो करते हैं। तो फिर मैं इस रियल इंडक्टर बता देता हूँ कैसे बनता है। ये एक इंडक्टर हुआ, और ये इसकी ESR वैल्यू हुई, और ये होगी वोल्टेज बैटरी। ठीक है, ये होगी हमारी बैटरी जिसकी ESR वैल्यू होगी R, और ये जो होगा इसकी इंडक्टेंस होगी L। इसमें होता क्या है कि आखिर ये जो V वोल्टेज है ये पूरी की पूरी जब ये स्टेडी स्टेट में होता है, यानी कि जब ये वर्क कर रहा होता है डीसी में, तब ये जो है ये बिल्कुल भी अपने अंदर से फुल करंट फ्लो होने देता है। यानी कि ये कोई अपोज नहीं करेगा, जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसके कारण ही ये जो है करंट अपोज करेगा। तो फिर ये जो इंटरनल रजिस्टर है इसके अक्रॉस ही पावर डिसिपेशन होगी, जो कि होगी I²R, और इसमें भी R जो होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी इसकी, जो इंटरनल सीरीज रजिस्टर होती है इसकी। तो फिर ये इसके पावर हो गए जब ये सब स्टेडी स्टेट में होंगे, वरना जो अपना मतलब किसी टाइम पे निकालना होता है वो तो मतलब वो निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ती, मगर फिर भी अगर आप चाहो तो इसकी इक्वेशन भी देख सकते हो, और उसके हिसाब से डीसी करंट में इसकी भी पावर ऐसे ही कैलकुलेट हो सकती है। मतलब ज्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, P=I²R, जिसमें हम इसकी पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करते हैं। और अब जो है अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, जो कि होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट समझने में मतलब काफियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो फिर मैं सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो फिर मैं सिमुलेशन भी डालने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। तो फिर अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, जो कि है ऑल्टरनेटिंग करंट। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट में हम पावर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसमें जो पावर का फॉर्मूला होता है वो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि आखिर कुछ चीज़ें आपको अभी मतलब एक तरीके से क्रैम्प भी करना पड़ेगा कि आखिर जो कैपेसिटर होता है और जो इंडक्टर होता है वो फेज शिफ्ट कितना करता है, जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना करता है। बल्कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा क्या कहते हैं, जैसे कि इंडक्टर इन एसी सर्किट और कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आखिर कैपेसिटर करता क्या है। रजिस्टर कुछ नहीं करता, वो तो मतलब कोई पावर, वो जो होता है रजिस्टर जो होता है वो कोई फेज चेंज ही नहीं करता एसी में। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो कैपेसिटर में होता है वो जो करंट होता है वो हमेशा क्या कहते हैं लीड करता है, यानी कि करंट लीड वोल्टेज, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा करंट को लीड करवाता है वोल्टेज से, क्योंकि इसमें जो है ये वोल्टेज को चेंज को अपोज करता है। यानी कि आप ऐसे समझ लो, कैपेसिटर वोल्टेज को चेंज को अपोज करता है, तो फिर वोल्टेज जो है वो बाद में आएगा और करंट पहले आ जाएगा। और जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज पहले आ जाती है, क्योंकि करंट के चेंज को अपोज करता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि करंट बाद में आएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर किसी फाई एंगल से ये जो है करंट लीड करता है वोल्टेज को, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को। और जो रेजिस्टर होता है वो सेम फेज में रहते हैं। जो रेजिस्टर होता है उसमें वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज।
ये दोनों ही सेम फेज में रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होती रजिस्टर में। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें पावर का क्या सिस्टम होता है और क्या चीजें होती है। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंडक्टर के बारे में बात करते हैं, आखिर क्या होता है, पावर कैसे निकाले जाए इसमें। सबसे पहले हम इसमें एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम जो होता है वो हमेशा बताता है कि आखिर कितना एंगल आगे है या कितना एंगल पीछे है। सबसे पहले मैं इसका फेजर डायग्राम बना देता हूँ जब हम रियल इंडक्टर यूज करेंगे, जिसमें इसकी होगी ESR वैल्यू। इसमें इसकी ESR वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ फेजर होता क्या है। फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, साइन वेव को एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह इमेजिन करते हैं और उसके कंपोनेंट्स लेके हम क्या कहते हैं एंगल निकालते हैं। ऐसा आप समझ सकते हो कि जैसे कि हमारा हुआ कि ये एक तरीके से वेक्टर की तरह एडिशन होती है इसकी, मतलब ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आखिर कनेक्शन ही है वेक्टर और फेजर्स के बीच में, कि आखिर दोनों एकदम वेक्टर्स की तरह ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वोल्टेज की लाइन बना देता हूँ, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमेगा टी, क्योंकि हमारी जो वेव आती है वो ऐसे में आती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी की मदद से, मतलब मैं बताना चाहता हूँ ओमेगा टी की मदद से ये जो वेक्टर है ये ऐसे में घूमे जा रहा है किसी ओमेगा के स्पीड से। आप समझ पा रहे हो इसे, कि आखिर ये जो है वेक्टर मैंने अभी स्टेशनरी बना रखा है इधर, मगर ये असल में घूम रहा है, ठीक है। और अब जो होगा हम इसमें बता देते हैं कि आखिर ये जो इसे हम कह देते हैं यहाँ पे, ऐसा हम इधर कह देते हैं कि आखिर ये मैं समझ लेता हूँ ये वोल्टेज का वेक्टर है। आखिर ये जो वेक्टर है वो ये वोल्टेज को बताएगा कि आखिर उस समय वोल्टेज कितनी है। और अब हमने एक चीज जानी थी कि जो करंट है उसमें वोल्टेज पहले आता है, यानी कि करंट जो है वो बाद में आएगा। तो करंट जो है कुछ एंगल पीछे चलेगा इससे, तो मैं इसे कर देता हूँ, करंट का वेक्टर मैं इधर बना देता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ ये फाई एंगल पीछे। आप ये बात समझो कि आखिर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो वोल्टेज है वो पहले आ गई है और करंट जो है फाई एंगल पीछे है ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, फाई एंगल पीछे है वोल्टेज से। तो फिर हमें आखिर असल में जो है ये फाई ही निकालना पड़ता है। आखिर ये कैसे निकलता है, उसके लिए हम एक वेक्टर की तरह इसे माइनस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ हमने रेजिस्टेंस ले ली और जो हमारा जो अपनी करंट होता है वो मतलब आगे चलता है, यानी कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि आखिर यहाँ पे इधर जो है मैं इसकी इमेजिनरी रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। इधर ले लो चाहे इधर ले लो, मैं इधर इसकी इमेजिनरी रेजिस्टेंस ले लेता हूँ जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। ये जो होती है इसकी एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस होती है। इसके बारे में हम क्या कहते हैं, इसको जब हम एसी सर्किट में डालते हैं तो इसमें अपनी ही एक रेजिस्टेंस बन जाती है जो कि इमेजिनरी होती है। मतलब ये जो होता है तभी फ्लो करेगा, ये रेजिस्टेंस तभी वर्क करेगी जब इसमें से एसी करंट फ्लो किया जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालना पड़ता है इधर से, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और इनका जो रिजल्टेंट होगा वही हमें फाई एंगल देगा। आप समझो यहाँ पे जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वही हमें फाई एंगल देगा, जो कि इन दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस होगा। तो फिर मैं इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देता हूं ऐसे, जो कि हमारा होता है
यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं tan phi, जो कि हमारा होगा XL/R के। यहां से हम जो है XL और R इन दोनों का रेशो लेंगे और जो फाई है वो निकालेंगे, जो कि फाई होगा tan इनवर्स XL/R। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि आखिर ये जो है फाई कैसे निकला। फाई जो है वो tan इनवर्स XL/R है। अब देखो, ये मैं मान सकता हूँ कि मुश्किल है, क्योंकि ये जो है मतलब यहाँ पे फाई का भी खेल आता है, जो कि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई मतलब कैलकुलेट, मैं तो फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन इसे समझना अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो फिर हमने यहाँ पे फाई तो निकाल दिया है, अब हम यहाँ पे इसका पावर फैक्टर निकालेंगे। मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर की गेम आती है। जो पावर होता है वो होता है VRMS IRMS cos phi। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर होगी VRMS IRMS cos phi के बराबर होगी, और जो हमारी साइन वेव है उसके लिए होता है VRMS की वैल्यू V0/√2। समझ पा रहे हो आप? और I के लिए होगा I0/√2। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा V0/√2 I0/√2 cos phi। अगर हमें पीक करंट के उसमें चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज इक्वल टू V0 I0/√2 2 cos phi। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फाई है हमें पता चल चुका है कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, जो कि हमारे इस रेशो से आया है। तो फिर हम यहाँ पे पावर लिख देंगे V0 I0/2 cos, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स XL/R। अब यहाँ पे हमारी पावर निकलेगी जो कि होगी रियल पावर। आप समझ पा रहे हो, ये हमारी रियल पावर होगी। और इसी के साथ हमारी जो होती है एपरेंट, ये हमारी रियल पावर हुई जो कि असल में वर्क करेगी। और जो दूसरी पावर होती है वो क्या कहते हैं, हमारे और जो जनरेटिंग स्टेशन होंगे उनके बीच में ऑसिलेट करती रहती है, और ये हमारी रियल पावर हुई। और एक होती है ऐसी पावर जो कि हमारा कोई वर्क नहीं कर रही, जो कि होती है P इज इक्वल टू V0 I0/2 sin phi। अगर हम इसका भी, हम यहाँ पे कॉस कंपोनेंट ले रहे हैं, अगर हम इसका साइन कंपोनेंट ले लें तो फिर हमें इसकी मतलब जो होगी, इसकी इसका साइन कंपोनेंट ले लें तो फिर हमें ये जो है एक ऐसी पावर मिलेगी जो कि हमारा कोई काम नहीं कर रही। इसे ही कहते हैं वॉटलेस पावर। मतलब ये हमारा कोई काम नहीं करती, मगर फिर भी जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे बिल आते हैं उसमें ये भी इंक्लूड रहती है, तो फिर से कम करना पड़ता है। ये हमारी वॉटलेस पावर हुई और ये हमारी रियल पावर हुई जो कि वर्क करती है। और ये दोनों जो है इसे हम रियल पावर कहते हैं, इसे हम वॉटलेस पावर कहते हैं। तो फिर हम इसको समझने के लिए हम एक पावर ट्रायंगल बनाते हैं। जो पावर ट्रायंगल होगा इसमें जो है ये जो होगी हमारी, ये जो हमारी होगी वो होगी एपरेंट पावर। मैं जो ढंग से लिख लेता हूं, ये होगी एपरेंट पावर और ये होगी हमारी रियल पावर और ये होगी हमारी इमेजिनरी पावर जो कि वॉटलेस पावर भी कहते हैं। और ये जो एंगल होगा वो होगा फाई, जो कि हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस होता है, वो फाई होगा। इससे हम एपरेंट पावर निकाल सकते हैं, वॉटलेस पावर निकाल सकते हैं और रियल पावर निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल की मदद से। इसका अगर हम क्या कहते हैं
साइन कंपोनेंट ले लेंगे तो वॉटलेस पावर आएगी। इसका ही अगर हम कॉस कंपोनेंट ले लेंगे तो रियल पावर आएगी। जो एपरेंट पावर होगी वो ये होती है, ये जो चीज होती है इसे ही हम एपरेंट पावर कहते हैं। और एपरेंट पावर जो होती है कॉम्बिनेशन होती है रियल पावर की और वॉटलेस पावर की। आई होप सो अब ऐसे आपको इंडक्टर का यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर के ऊपर बढ़ते हैं। कैपेसिटर के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, ये सब जो एंगल भी होता है ये हमारा पावर फैक्टर मीटर से भी निकल जाता है। वो हमें cos फाई की वैल्यू निकाल के देता है, और जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर के ऊपर। चलो फ्रेंड्स, अब हम कैपेसिटर के ऊपर बढ़ते हैं, आखिर कैपेसिटर में कैसे काम करता है। जो कि हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या कहते हैं, करंट के चेंज को, सॉरी वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। तो फिर हम इसमें भी वही चीज करेंगे कि आखिर हम सबसे पहले निकालेंगे इसका एंगल। तो यहाँ पे एंगल निकालने के लिए मैं पहले इसका फेजर ही बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ओमेगा टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्टेज, और यहाँ पे जो होगा करंट पहले आ जाएगा इसमें, जो कि इससे फाई एंगल ज्यादा होगा, और ये अपना ओमेगा टी एंगल हुआ। तो फिर ये जो होता है हमारा फाई एंगल ज्यादा होता है वोल्टेज से, करंट, क्योंकि करंट इसमें पहले ही आ जाता है। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं आखिर फाई कैसे निकलेगा। जो इसकी इमेजिनरी रेजिस्टेंस होती है उसे कहते हैं एक्स सी। ये होता है एक्स सी। यहां पे मैं ले लेता हूं एक्स सी, और यहां पे मैं ले लेता हूं आर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमें निकाल के देगा फाई। यहाँ पे बस वहां पे एक्सएल आया था, यहाँ पे एक्स सी आ गया है। तो फिर हमारा हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाय आर। हमने यहाँ पे भी इसका tan ले लिया है, और हम निकाल देंगे tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाय आर, और जिसमें फाई होगा हमारा tan इनवर्स एक्स सी बाय आर। हमारा यहाँ पे कैपेसिटर में तो हमारा, अब यहाँ पे कैपेसिटर में भी हमारा एंगल डिफरेंस निकल गया कि करंट जो है कितने एंगल से लीड करेगा। अब हम इधर भी पावर लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि पावर होती है, इसकी जो पावर होती है वो होगी वी नॉट आई नॉट बाय 2। ये हमारी होगी एपरेंट पावर, और जो रियल पावर होगी उसमें लगा देंगे cos फाई। ठीक है, और फाई की वैल्यू हम यहीं से पुट कर देंगे। और जो हमारी वॉटलेस पावर होगी वो होगी वी नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू साइन फाई। ये हमारी वॉटलेस पावर हुई कैपेसिटर के उसमें। और इसमें जो है ये हमारी वही है रियल वॉटलेस, ये इसकी वॉटलेस पावर हुई। जो कैपेसिटर होता है वो करंट पहले लाता है, इंडक्टर वोल्टेज पहले लाता है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, अगर आप समझ गए हो इसे तो फिर आप भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं आपको क्या कहते हैं एक पावर का एक ग्राफ सा दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर असल में कैसे जो है पावर ऑसिलेट करती है, और जो रियल पावर होता है और जो एपरेंट पावर होता है उसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक बार ग्राफ से भी समझा देता हूँ आखिर ये चीज। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हमारे पास ये 3 वेव फॉर्म्स है। पहली जो वेव फॉर्म है वो क्या कहते हैं प्योर इंडक्टर की वेव फॉर्म है, जो कि आप यहाँ प्योर रजिस्टर की वेव फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये जो है पावर हमेशा पॉजिटिव में रह रही है, और ये जो हमारा ये 0 वाली लाइन है, और ये इसमें जो पावर होती है हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है। तो फिर इधर मतलब ये कि हमेशा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव में ही होगा। मतलब इसकी जो वेव फॉर्म में जो वर्क डन हम करेंगे वो हमें ही मिलेगा, मतलब ये पूरा का पूरा रियल वर्क में ही जाएगा। लेकिन जो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर की वेव फॉर्म है उसमें जो पावर है वो नेगेटिव में भी जा रही है।
आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव में भी जा रही है, जिसके कारण ये जब ये नेगेटिव साइकिल होगी तब हम जो होगा हमारे घर से जो पावर होगी वो जनरेटिंग स्टेशन पे जाएगी, और जब पॉजिटिव होगी मतलब पावर हमारे घर में आएगी। इसका मतलब जो पावर है वो ऑसिलेट कर रही है हम जनरेटिंग स्टेशन के बीच में और हमारे बीच में। तो फिर ये जो चीज़ है इससे बचने के लिए हम पावर फैक्टर करेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं जो कि ये वेव फॉर्म को थोड़ा बहुत भर देता है और ऐसी वेव फॉर्म बनाता है। तो फिर ये जो वेव फॉर्म होती है ये आइडियल वेव फॉर्म होती है, और ये जो वेव फॉर्म है ये हमारे जब पावर फैक्टर बहुत ख़राब हो तभी ऐसी वेव फॉर्म देखने को मिलती है। तो फिर आई होप सो कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा, और क्या कहते हैं आप इसी तरीके से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।